नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये मेरा इतिहास की क्लास है जिसमें मैं भारतीय इतिहास के बारे में बता रहा हूं। तो मेरी ये क्लास जो है वो हिस्ट्री की 18वीं क्लास है और 2 दिन ये लेट से आई। कल और परसों मैंने कोई भी क्लास नहीं डाली क्योंकि मैंने क्लास ली ही नहीं, है ना। कुछ मूड ठीक नहीं था, तो जब मूड ठीक होता तभी पढ़ाता हूँ, नहीं तो नहीं पढ़ाता हूँ। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? गुप्त वंश की। तो एक महत्वपूर्ण वंश है भारतीय इतिहास का ये, और इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने इसमें अनावश्यक बातों को बिल्कुल नहीं लिया है, मैंने वही बातें लिया है जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला तो हम देखते हैं कि आपका गुप्त वंश का उदय कब हुआ। तो 3वीं शताब्दी, जो वर्तमान में शताब्दी चल रही है, वर्तमान में कौन सी शताब्दी चल रही है? अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? अभी कौन सी शताब्दी चल रही? 21वीं, है ना। तो ये हम बात कर रहे हैं 23वीं शताब्दी की। तो 21वीं, 2 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 3 हो जाएगा, है ना। तो 3वीं शताब्दी के अंत में किसका उदय हुआ? गुप्त वंश का जो है वो उदय हुआ। तो ये याद रखिएगा आप, 3वीं शताब्दी के अंत में। फिर हम बात करते हैं गुप्त वंश के संस्थापक की। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? आपका श्रीगुप्त है। तो श्रीगुप्त द्वारा ही जो है वो कौशाम्बी में गुप्त वंश की जो है वो नींव रखी गई। फिर हम आगे चलते हैं कि श्रीगुप्त ने मगध में एक जो है वो स्थान है आपका, वो है मृग शिखावन, वहाँ पे जो है वो एक बृहद मंदिर का निर्माण कराया। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है कि किसके द्वारा मगध के मृग शिखावन नामक स्थान पर एक बृहद मंदिर का निर्माण कराया गया। तो किसके द्वारा करवाया गया है? आपके श्रीगुप्त द्वारा। और श्रीगुप्त का शासन बहुत लंबा नहीं रहा। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र कौन? घटोत्कच। कौन? घटोत्कच। ये जो है वो शासक बना। और इसके बारे में कोई खास बात नहीं है, सिर्फ क्रम की दृष्टि से हम इसका नाम ले रहे हैं कि पहला कौन हो गया आपका? श्रीगुप्त। उसके बाद उसका पुत्र कौन बना? घटोत्कच। फिर घटोत्कच के बाद जो है वो अगला शासक कौन बना आपका? वो है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। तो ये लिख रखा हमने, चंद्रगुप्त प्रथम। और इसने जो है वो उपाधि धारण की थी। वो उपाधि कौन सी थी? महाराजा धीराज की। यद्यपि कई लोगों ने उपाधि धारण की, लेकिन इसकी उपाधि जो ज़्यादा फेमस है कि यदि इतिहास में क्वेश्चन आता है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की, तो आप बेझिझक जो है वो क्या लगा सकते हैं आंसर? चंद्रगुप्त प्रथम। और एक चंद्रगुप्त वंश का एक ऐसा शासक था जिसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास किया और इसमें काफ़ी सफल भी रहा। तो इसी उद्देश्य से इसने क्या किया था? लिच्छवी की राजकुमारी, क्या नाम है? कुमार देवी। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से जिसने क्या किया? विवाह किया। और इसने एक संबंध भी शुरू किया था आपका, चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संबंध शुरू किया था, वो कहलाता है गुप्त संबंध। कब शुरू किया था? 319 320, है ना, ईस्वी में। ईसापुर की बात नहीं कर रहे हम, ईस्वी में। तो गुप्त संबंध की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब की? 319 और 20। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, इनको आप जो है दिमाग में रखिएगा। फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, है ना, कौन शासक बना आपका? समुद्रगुप्त। तो ये कौन था? ये चंद्रगुप्त प्रथम का जो है वो पुत्र था। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का अगला शासक कौन है आपका? समुद्रगुप्त। और इसने जो है वो क्या किया था? इसकी कुछ उपलब्धियां थीं, जैसे इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और पूर्वावर्त के 12 शासकों को जो है इसने पराजित किया था और दक्षिण तक जो है वो गुप्त वंश का विस्तार किया था। तो इन्हीं विजयों से प्रभावित होकर के इतिहासकार कौन है? इतिहासकार कौन? स्मिथ। इसको याद रखिएगा, इस इतिहासकार स्मिथ ने जो है वो समुद्रगुप्त को क्या कहा? भारत का नेपोलियन। क्या कहा? भारत का नेपोलियन। तो एक क्वेश्चन आएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बनेगा आपसे, किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। फिर हम आगे चलते हैं। तो समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि थे आपके, हरिसेन। ये काफ़ी फेमस कवि हैं। तो
तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि हरिसेन जो है वो किसके दरबारी कवि थे? तो किसके थे? समुद्रगुप्त के। और इन्होंने जो है वो इलाहाबाद में जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है ना, उसको किसने लिखा था? हरिसेन ने ही लिखा था। और प्रयाग प्रशस्ति लेख का संबंध जो है वो किस शासक से है? तो समुद्रगुप्त से। तो समुद्रगुप्त की विजयों का इसमें काफ़ी व्यापक रूप से जो है वो उल्लेख किया गया है। फिर हम आगे चलते हैं। हमने जैसे बताया था पहले अश्वमेध यज्ञ है ना, तो समुद्रगुप्त ने भी जो है वो अश्वमेध यज्ञ जो है वो किए थे, है ना। और लगभग पूरे भारत को जीत करके इसने एक उपाधि धारण की थी। वो उपाधि क्या थी? अश्वमेध कर्ता। अश्वमेध कर्ता। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि अश्वमेध कर्ता की उपाधि किसने धारण की? तो किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। और ये संगीत का प्रेमी था। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके समय की जो मुद्रा मिली हुई है उसमें स्वयं समुद्रगुप्त को जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते दिखाया गया है? वीणा। वीणा नामक वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, वीणा का नाम आया है तो वीणा एक वादन यंत्र है। तो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि सबसे प्राचीन वादन यंत्र कौन सा है? तो आपका वीणा है ना। ये एमपी पुलिस का क्वेश्चन था आपका कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो है आपका वीणा। और या सिक्के में जो है वो वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है? तो सासे सिक्का सासे समुद्रगुप्त, है ना। सासे सिक्का सासे समुद्रगुप्त, ठीक है, याद रहेगा। फिर इसने एक उपाधि धारण की थी कविराज की। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि कविराज की उपाधि किसने धारण की? तो किसने धारण की? आपके समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त के बाद उसका बड़ा पुत्र रामगुप्त जो है वो गद्दी पर बैठा। लेकिन इतिहासकार लिखते हैं कि यह एक बहुत ही कायर और अयोग्य शासक था। और इसने अपनी पत्नी को एक समझौते के तहत जो है वो शक राज्य को जो है वो भेंट कर दिया था। वो पत्नी क्या नाम था? ध्रुव देवी। पत्नी क्या नाम था? ध्रुव देवी। तो यही पूछा गया है ना। इस बात से समुद्रगुप्त का जो छोटा पुत्र था, कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, वो बहुत क्रोधित हुआ। और अंततः क्या किया उसने? अपने बड़े भाई रामगुप्त की क्या कर दी? हत्या कर दी और खुद गद्दी पर बैठ गया। तो ये है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, इसलिए इसका नाम जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मिल जाता है। कहीं कहीं चंद्रगुप्त प्रथम नहीं लिखता, चंद्रगुप्त द्वितीय वो द्वितीय नहीं लिखता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भर लिख देगा। तो इसने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके और ध्रुव देवी को जो है वो मुक्त कराया सकरात से, और उससे क्या कर लिया? विवाह कर लिया। फिर एक चीनी यात्री है, कौन? फाहियान। तो वो आपके इसी के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चीनी यात्री फाहियान जो है वो किस दरबार में आया था? चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और इसके दरबार में भी विद्वान, काफ़ी विद्वान थे, है ना, जिनको नवरत्न की संज्ञा दी गई थी। तो जैसा हम लोग जनरली जानते हैं अकबर के नवरत्न हुआ करते थे, है ना। अकबर नवरत्नों के मामले में ज़्यादा फेमस है, लेकिन इसके भी नवरत्न थे। उसमें से मुख्य कौन कौन से थे आपके? जैसे कालिदास, ये आपके कवि थे, संस्कृत कवि थे, है ना। इसको हम अलग से भी पढ़ाएंगे कवि। फिर है बराह मिहिर, धन्वंतरी, ये आपके कौन थे? वैद्य थे। आयुर्वेद है ना, उस समय आयुर्वेद थी तो वैद्य थे। अमर सिंह, ये आपके कौन थे? लेखक थे उस समय के। तो ये विद्वान थे। और इसी समय आपके जो है वो आर्यभट्ट भी गुप्त काल के दौरान ही हुए, है ना। आर्यभट्ट जो है वो जो गणितज्ञ थे, कब पैदा हुए? वो गुप्त काल के दौरान ही वो हुए, है ना। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की प्रथम राजधानी तो मालूम है हमको क्या थी? पाटलिपुत्र थी। लेकिन इसकी दूसरी राजधानी क्या थी? एग्जाम में पूछता है। तो दूसरी राजधानी क्या थी आपकी? उज्जैन थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद अगला शासक कौन बना आपका? कुमारगुप्त प्रथम। कौन बना? कुमारगुप्त प्रथम। तो इसकी कोई खास उपलब्धि नहीं है जो एग्जाम में आने लायक हो। इसका एक क्वेश्चन बनता है इससे, एक तो क्रम में बनता है कि इसके बाद ये शासक बना। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि इसने जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय
ये कहाँ पे है? बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। तो उसकी स्थापना जो है वो किसने की थी? कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने। और कुमार गुप्त के बाद जो है वो अगला शासक कौन बना? वो है आपका स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के समय जो एक क्वेश्चन इससे आता है एग्जाम में कि एक जनजाति थी हूण जनजाति, काफ़ी लड़ाकू जनजाति थी, है ना। अचानक आक्रमण करके वो भाग जाना की विद्या में ये माहिर थी। तो इसके गुप्त वंश के पतन में इस जाति का आक्रमण भी एक मुख्य कारण बनता है। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि हूण जाति का आक्रमण जो है वो गुप्त वंश के किस राजा के समय शुरू हुआ? तो स्कंदगुप्त के समय हुआ। स्कंदगुप्त के समय जो है वो आक्रमण शुरू हुआ। किसका आक्रमण? हूणों का आक्रमण। और एक हमने कई बार चर्चा कर रहे हैं हम सुदर्शन झील, है ना, सुदर्शन झील। तो स्कंदगुप्त ने भी जो है वो सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, अर्थात जीर्णोद्धार कराया था। और उसके बाद आपका जो है वो भानुगुप्त, ये आपका गुप्त वंश का जो है वो ये अंतिम शासक है। तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें, अंतिम शासक कौन है? भानुगुप्त। भानुगुप्त। और गुप्त वंश के दौरान एक लेखक थे आपके विष्णु शर्मा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पंचतंत्र। तो इसको याद रखिएगा, इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पंचतंत्र पुस्तक किसने लिखी? विष्णु शर्मा ने। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पंचतंत्र की रचना जो है वो कब की गई, किस समय की गई? तो गुप्त काल के दौरान की गई। और मंदिर बनाने की कला की शुरुआत भी जो है हमने बताया था पहले भी, पहले मंदिर की जो ढांचा था ऊपरी वाला वो नहीं बनता था। तो ये जो ऊपरी अपन बनाते हैं ना गोल गुम्बद टाइप का और पूरा, ये बनाने की शुरुआत कहाँ से हुई? आपकी गुप्त काल से हुई। और भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल जो है वो गुप्त काल को कहा जाता है। और भारतीय इतिहास में जो है वो वैश्य समाज के थे ये सब राजा। कौन समाज के थे? वैश्य समाज के, है ना, वैश्य समाज के। और ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि पहले ये गुप्ता लिखते थे और धीरे धीरे गुप्ता से जो है ये गुप्त बन गए। तो वैश्य समाज ने भी भारत में जो है वो एक लंबे भूभाग पर शासन किया। जैसे हमने पहले बताया था ब्राह्मण वंश बताया था, है ना, 3 बताए थे, वीडियो में देखा होगा, है ना, थे तो नहीं क्लास में, है ना। तो 3-4 वंश जो हुए थे वो ब्राह्मण वंश थे। तो यही मैं ख़त्म कर रहा हूँ उसको। और अगला टॉपिक हमारा जो है वो उसको देख के आइएगा आप लोग, वर्धन वंश, वर्धन या पुष्पभूति वंश, है ना, वर्धन वंश, जिसका आपका फेमस शासक है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। तो इससे क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। तो बस यहीं तक था हमारा आज का क्लास। बच्चे बैठे हुए हैं, क्लास ले रहा हूँ। तो अगले वीडियो तक बता दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।